अभी आगे चलेंगे, पढ़ेंगे कि ईथरों में समावयवता। अब समावयवता क्या होती है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक बार बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास दो यौगिक होते हैं और उन दो यौगिकों में अगर आप चेक करोगे दोनों यौगिकों के गुण अलग अलग हैं। पहले की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे वाले से, लेकिन हम चेक करें तो उन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, अणुसूत्र आपस में कैसे रहते हैं, समान। तो जब कभी आपको ऐसे कंपाउंड मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं, लेकिन अगर उनके मैं गुणों की तुलना करता हूं तो दोनों के गुण एक दूसरे से अलग अलग मिलते हैं, हम लोग यौगिकों में पाए जाने वाले इस गुण को कहते हैं समावयवता। अब बात आती है सर समावयवता कितने प्रकार की होती, तो बहुत कई प्रकार की। स्थान समावयवता, श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समावयवता और मध्यावयवता और न जाने कितने प्रकार की, प्रकाशिक समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, सारी समावयवताओं को छोड़कर केवल उन समावयवताओं को पढ़ना है जो ईथरों में पाई जाती हैं। और मैं अगर ईथर कंपाउंड्स की बात करता हूं तो ईथरों में 3 प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं। पहली क्रियात्मक समावयवता जिसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अगर दूसरा देखते हैं तो दूसरा आता है स्थिति समावयवता जिसको स्थान समावयवता भी कहते हैं। अगर मैं तीसरे नंबर पर चेक करता हूं कौन सी समावयवता, तो एक बेटा मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। तो 3 प्रकार की समावयवताएं होती हैं जो ईथर में पाई जाती हैं। उन तीनों प्रकार की समावयवताओं को एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे। तो बेटा मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा कि क्रियात्मक समावयवता क्या होती है। समावयवता के विषय में कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए, आधी लाइन हमेशा फिक्स है। क्या लाइन फिक्स है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र आपस में समान हो। तो मैं इसको पहले लिखता हूं कि क्रियात्मक समावयवता क्या होती है, फिर इसके बाद चेक करते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कहता है जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हों, परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता को, तो यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता को क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। तो मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि क्रियात्मक समावयवता होती क्या है। क्या बोलता है, जब 2 या 2 से अधिक, मतलब आपको कितने कंपाउंड मिलने वाले हैं, 2 कंपाउंड मिलने वाले या 2 से ज्यादा ऐसे यौगिक आपको मिले जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मैं बताऊंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कैसे सेम होता है। परंतु अगर मैं उनमें चेक करूं तो उनमें उपस्थित जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्रियात्मक समूह कैसा पाया जाता है, भिन्न भिन्न होता है। यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहते हैं,
क्रियात्मक समावयवता कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले चेक करना चाहूंगा क्रियात्मक समावयवता का एग्जाम्पल क्या है। बेटा अगर मैं क्रियात्मक समावयवता का एग्जाम्पल को चेक करता हूं, मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। देखो पहला फॉर्मूला है मेरे पास C2H5OH। अच्छा, C2H5OH को हम लोग कहते हैं इथेनॉल। ये बेटा इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। मेरे पास एक और फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं चेक करूंगा तो आपको इसका भी नाम पता होगा, ये ईथर में से है। और इसको कैसे नाम इसका क्या डालेंगे, डाई इथाइल ईथर। अभी दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं। डाई इथाइल ईथर, सॉरी डाई मिथाइल ईथर। अभी दोनों का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करता हूं अगर, बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे चेक होगा, देखो दोनों कंपाउंड्स का कार्बन 2 है यहां। मैं इस फॉर्मूले पे भी चेक करूंगा तो कार्बन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन चेक करेंगे 5 और 1 6, 3 और 3 6। इसका मतलब दोनों में कार्बन सेम है, दोनों में हाइड्रोजन सेम है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1 1 ऑक्सीजन। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में मुझे कार्बन 2 मिले, हाइड्रोजन मुझे 6 मिले और मुझे ऑक्सीजन मिला 1। अगर मैं चेक करूंगा इस कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, और इस कंपाउंड में भी जोड़ोगे C2H6O, मतलब इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C2H6O। तो वही बात कहता है कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान है, अर्थात अगर मैं उस यौगिक के अणु का सूत्र लिखूं तो दोनों के लिए समान आता है, परंतु एक दूसरे के गुण एक दूसरे से कैसे रहते हैं, भिन्न। इसमें से क्रियात्मक समावयवता में से क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। पूछेगा सर जी क्रियात्मक समूह क्यों भिन्न भिन्न है, बेटा इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो एल्कोहलिक ग्रुप है। ये एक प्रकार का एल्कोहल है और ये एक प्रकार का क्या है, ईथर। दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है। पूछेगा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हम बताएंगे एल्कोहल। पूछेगा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हम बताएंगे ईथर। तो क्या हुआ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम मिला, लेकिन एक कंपाउंड एल्कोहल है और दूसरा कंपाउंड कौन सा है, ईथर। इसका मतलब दोनों के क्रियात्मक समूह एक दूसरे से कैसे हैं, डिफरेंट हैं। क्योंकि क्रियात्मक समूह एक दूसरे से डिफरेंट हैं, हमने इस पर दोनों यौगिकों में बताया कि कौन सी समावयवता पाई जाती है, क्रियात्मक। अगर कोई हमसे पूछता भी है कि सर जी इसमें कौन सा ग्रुप है, हम इसमें बताएंगे कि बेटा इसमें एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप को आप लिख लोगे कि इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है। पूछेगा अच्छा उसमें कौन सा ग्रुप था, तो बेटा इसमें एक ग्रुप है ईथर। बाई चांस कभी ये भी आया कि हमें यही पत्तो बताओ, दोनों में कह तो दिया क्रियात्मक समूह डिफरेंट है, लेकिन कौन कौन सा क्रियात्मक समूह, तो इसमें एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है और इसमें ईथर वाला क्रियात्मक समूह है। पूछेगा क्या इन क्रियात्मक समूह के चेंज होने जाने से यौगिक के गुणों में कोई परिवर्तन आया होगा, बिल्कुल आया होगा। एल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं जबकि ईथर जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सामान्यतः निम्न अणुभार वाले ईथर जो होते हैं वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु मैं एल्कोहल को देखता हूं तो ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। तो बहुत सारे इस प्रकार से गुण हैं, डिफरेंट हैं जो एक दूसरे से। तो इस हिसाब से अगर यौगिकों में मैं समावयवता को पढ़ता हूं तो पहली प्रकार की समावयवता हमारी कंप्लीट होती है, जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। अब बात आती है नेक्स्ट टाइप की समावयवता को पढ़ते हैं, तो बेटा सेकेंड टाइप की समावयवता हम यहां लिखते हैं। दूसरी समावयवता है जिसे हम जानते हैं मध्यावयवता के नाम से, मध्यावयवता। मेटामेरिज्म, मैं इसको भी लिखता हूं सबसे पहले मेटामेरिज्म के लिए क्या डिफिनीशन रहेगी, फिर उसको चेक करते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम इसको दिखा सकते हैं। लिखते हैं क्या कि जब
दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान हो, परंतु ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो, या कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता मध्यावयवता कहलाती है। तो बेटा ये मध्यावयवता की परिभाषा हो गई। जैसा परिभाषा वैसे ही एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखता है परी डिफिनीशन पर? कहता है जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो। फिर से वही चीज कि आपको दो या दो से ऐसे कंपाउंड मिलेंगे ज्यादा जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आपस में कैसे होंगे? सेम होंगे। लेकिन डिफरेंट क्या होगा? बोलता है ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर। मतलब मैं जब किसी ईथर को बनाता हूं तो ऑक्सीजन के परमाणु के दोनों ओर कार्बन को रखता हूं। तो कहता है ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जो कार्बन पाए जाते हैं वो डिफरेंट संख्या में होंगे। कैसे डिफरेंट संख्या में होंगे बेटा? इस बात का अंदाजा तो एग्जाम्पल से लगेगा। तो इस चीज को चेक करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, हम इसके थ्रू चेक करेंगे कि आखिर ये बताना क्या चाहता है। मेरे पास जैसे एक फॉर्मूला है बेटा C3H7 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब मेरे पास ये एक ईथर का फॉर्मूला देता है। अगर मैं ईथर को चेक करूंगा, सिंपल नेम या जिसे रूल पद्धति का नाम कहते हैं, कार्बन 3 है, इसको बोलते हैं प्रोपाइल। कार्बन 1 है, इसको बोलते हैं मिथाइल। अभी चेक करेंगे तो MnOP मिथाइल पे ले आने वाला है। मिथाइल, प्रोपाइल, ईथर। अभी बोलता है क्या है? कहता है कि इस प्रकार की समावयवता तो तब उत्पन्न होती है जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या डिफरेंट हो। डिफरेंट कैसे? अभी चेक करेंगे। इसमें ऑक्सीजन परमाणु के बाईं ओर कितने कार्बन हैं? 3, और दाईं ओर कितने हैं? 1। अब मुझे एक फॉर्मूला और अपने मन से बनाना है, एक और ईथर बनाना है। क्या बनाना है? वो फॉर्मूला मैंने बनाया, मैंने एक और फॉर्मूला इसी के मैं नीचे बना देता हूं। इसमें से अब मैंने 2 कार्बन को ऑक्सीजन के बाईं ओर रखा। अभी सोचने वाली बात है, टोटल कार्बन कितने थे? 3 और 1 4। 4 में से एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन बनाया था, ये कॉम्बिनेशन था। अब मैं कॉम्बिनेशन को चेंज करूं, 2 कार्बन रखूंगा। कार्बन 2 इधर रखे, कार्बन 2 इधर रखे। इन दोनों के अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी देखता हूं, इन दोनों का मैंने एक साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने की कोशिश की। कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा बेटा? टोटल कार्बन कितना हुआ? 3 और 1। चेक कर लीजिए, नीचे वाले फॉर्मूले पर भी कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 ही है, बशर्ते 2/2 के कांटेक्ट में है इस बार कॉम्बिनेशन में। अभी आगे चलते हैं, इसमें से चेक करेंगे। हाइड्रोजन 7 और 3 10। नीचे चेक करोगे 5 5 10। ऑक्सीजन की बात आएगी, दोनों में 1 है। इसका मतलब है दोनों ही फॉर्मूलों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H10O।
ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन अभी चेक करने वाले क्या है, इसमें से ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। कैसे? पहले वाले फॉर्मूले पे कार्बन परमाणु संख्या 3 और 1 थी, दूसरे वाले फॉर्मूले पर 2 और 2। ऐसा भी बना सकते हैं एक फॉर्मूला। कैसे? उधर 3 थी, इधर 3 रखेंगे, उधर 1 रखेंगे, लेकिन वो वाला फॉर्मूला तो पहले फॉर्मूले की तरह ही हो जाएगा। इसलिए इसमें से केवल कितने फॉर्मूले बन सकते हैं? 2। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं दोबारा बता दे रहा हूं। जैसे इस फॉर्मूले पर उधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन, लेफ्ट साइड पे 3, राइट साइड पे 1। लेकिन कभी कभी दिमाग में ये बात भी बेटा आ सकती है आसानी से, और आनी भी चाहिए। कि क्या बात आ सकती है कि सर जी अगर हम 3 इधर रख दें और 1 उधर रख दें तो बेटा फॉर्मूले में कोई अंतर आने वाला नहीं। मैं रख के भी दिखा देता हूं आपको। अगर ऐसा रखेंगे तो बेटा फॉर्मूला बनेगा CH3O C3H7। बेटा इसका नाम क्या पढ़ोगे? मिथाइल, M से स्टार्ट हुआ इसलिए मिथाइल पढ़ना है इसको। प्रोपाइल ईथर, ये भी तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल ईथर ही था। तो कोई फॉर्मूले में चेंज आने वाला नहीं। कॉम्बिनेशन कैसा ध्यान दिया जाएगा? 4 कार्बन का है तो कॉम्बिनेशन 3 और 1 का बन सकता है, 2-2 का बन सकता है। 5 कार्बन का अगर होता 1 और 4 का कॉम्बिनेशन, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन, बस। तो इस प्रकार की समावयवता को आप समझ गए होगे आसानी से। लिखना कैसे? बेटा नाम मैं इसलिए इसके नहीं बता रहा हूं, रीजन है कि नाम आप सब जानते हो इसको। कैसे इसका नाम तो जानते हो, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, और इसका नाम क्या है? डाई एथाइल ईथर, क्योंकि 2 बार इथाइल है, सेम ग्रुप है। बेटा इसको जल्दी से नोट करते हैं। प्रत्येक और प्रकार की समावयवता है जो ईथरों में पाई जाती है। बेटा नेक्स्ट समावयवता आती है स्थिति समावयवता। अब इसे हम स्थान समावयवता के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं, बड़ा आसान है। कहता है फिर से आधी नहीं वही लाइन, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के कौन से सूत्र अणुसूत्र आपस में समान हो। इसका मतलब अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूंगा तो वो दोनों का सेम आएगा या तीनों का सेम आएगा, लेकिन उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह का स्थान, अब इस बार क्रियात्मक समूह का स्थान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। स्थान चेंज का मतलब हो सकता है 1 कार्बन पे लगा हो तो 2 कार्बन पे हो जाए, 2 कार्बन पे हो तो 3 कार्बन पे, इस टाइप से स्थान चेंज होता रहेगा। तब हम यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता को क्या कहेंगे? स्थान समूह। स्थान समावयवता के विषय में ज्यादा जानकारी लें, इससे अच्छा सबसे पहले हम फॉर्मूलों को पढ़ लें, एग्जाम्पल को चेक कर लें, वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। तो भैया मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मेरे पास एक फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, अगर मैं चेक करता हूं CH2 CH3। अभी पूछेगा सर जी ये तो एक फॉर्मूला हो गया, अभी इसी के जस्ट साइड पे मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूं, यही नीचे लिख लेते हैं फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को देखो कैसे लिख सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड O, और बेटा ये जो चेन है इसमें से देखो सबसे कॉर्नर वाला कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है। मैं इसका स्थान चेंज करता हूं। स्थान कैसे चेंज करता हूं? अब मैंने देखो पहले ध्यान दो, अगर इस हिसाब से तो फर्स्ट नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा था। अब इस हिसाब से अगर मैं चेक करूंगा तो बेटा पहला, दूसरा, तीसरा। अगर ऐसी सिचुएशन को मैं चेक करूंगा, यहां 1 2 3 किसी एक किनारे से नंबर डाल देने थे, और इसमें से अभी आप कहोगे सर जी यहां से 1 नंबर डालो, तो यहां से 1 नंबर नहीं पड़ सकता। उसका रीजन है 1 कार्बन और कितने कार्बन आए? 2, लेकिन 1 कार्बन क्या हो रहा है? छूट रहा है। बात ये होती है कि आप कार्बन सबसे ज्यादा कार्बन को कंटेन करने वाली चेन पकड़ते हो। अगर आप इसको 1 नंबर डाल देते हो तो सीधी लाइन में केवल कितने कार्बन हो सकेंगे? 2, जबकि हमारे पास अभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है जिससे हम 3 कार्बन को सीधी लाइन में लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं 1 नंबर इसको डाल दूं, इसको 2 नंबर डाल दूं और इसको कौन सा नंबर डाल दूं? 3 नंबर, मुझे 3 कार्बन एटम एक सीधी चेन में मिल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग चेन लेनी होती है विद फंक्शनल ग्रुप। तो भैया मेरे लिए यही चेन सबसे अच्छी है। मैं इसको अगर चेक करूंगा, ऊपर वाले का नाम क्या है? हाँ, इसको H भी कर देते हैं, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगी। अब इसमें से नाम अगर पढ़ते हैं दोनों का, बेटा नाम पढ़ के देखा, IUPAC नाम पढ़ेंगे इसका। बेटा चेक करके बताओ। सबसे पहली बात तो
छोटे वाले ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को ले लेते हैं। अगर छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन को ले लेंगे तो बेटा इस ग्रुप का नाम है मेथ ऑक्सी। तो बेटा ये ग्रुप हो गया मेथॉक्सी। और बेटा चेक करने वाली बात है, इधर कार्बन 3 है, प्रोपेन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ग्रुप को मेथ CH3 और O को मेथॉक्सी बोल रहे थे। ये मेथॉक्सी किस नंबर के कार्बन पे जुड़ा था? 1 नंबर के कार्बन पर जुड़ा था। दिस इज 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन जब मैं उसी चीज को यहां चेक करता हूं, बेटा कम कार्बन वाला ग्रुप है मेथॉक्सी। बेटा इधर भी कार्बन 3 है, आधा मैं ब्रेक करता हूं, उधर भी कार्बन 3 है, प्रोपेन वो भी है। लेकिन अभी इसको चेक करेंगे मेथॉक्सी प्रोपेन के साथ। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इस बार जो हमारा मेथ ऑक्सी ग्रुप है जिस पर मैंने हाथ रखा है, वो किस कार्बन के साथ अटैच है? दूसरे नंबर के कार्बन पर अटैच है। तो बेटा इसका नाम क्या होने वाला है? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। देखो स्थान चेंज हो गया, उस पर 1 वाला मेथॉक्सी प्रोपेन था, इसमें मेथॉक्सी प्रोपेन क्या है? 2। स्थान 1 से कहां पर आ गया? 2 पर आ गया। अगर स्थान चेंज हो गया है तो फिर ये किस प्रकार की समावयवता को रिप्रेजेंट करता है? स्थिर समावयवता, या जिसे हम स्थान समावयवता के नाम से जानते हैं। एक चीज मैंने अभी भी नहीं लिखी है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या रहेगा? कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन आप गिन के तैयार करोगे 12, और बेटा ऑक्सीजन को चेक करोगे 1। चाहे इस फॉर्मूले पे गिन लेना, कार्बन 5 कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1। इस फॉर्मूले पे भी कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1। इसको पहचान भी सकते हैं कैसे? सर जी ने हाइड्रोजन 10 या 12 बता दिए। बेटा जितना कार्बन हो हाइड्रोजन दुगने से 2 ज्यादा रहेगा। ये एल्कोहल में भी होता है, ईथर में भी होता है। इस प्रकार से आप आसानी से दोनों में समावयवता को बता सकते हो। तो बेटा ये हो गए हमारे यहाँ ईथरों में जो पाई जाने वाली समावयवताएं। इसके बाद पढ़ेंगे कि ईथर को कौन कौन सी विधि द्वारा हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। आखिर कितनी ऐसी विधियां हैं जिनसे ईथर को बनाया जा सकते हैं। तो बेटा समावयवता को जल्दी से नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं ईथरों को बनाने की विधियां। सबसे पहले बोलता है, कहता है एल्कोहलों से। ईथर का निर्माण। भैया देखो एल्कोहलों से ईथर का निर्माण। आज जब किसी व्यक्ति से हम एल्कोहल का फॉर्मूला पूछते हैं, वो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बता देता है, सामान्य सूत्र। बेटा एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड OH। अभी बात आएगी सर जी R क्या है, तो हम बताएंगे बेटा R है एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप के फॉर्मूले कैसे लिखे जाते थे? जितना कार्बन हो हाइड्रोजन दुगने से 1 रख दो भैया, और ना जाने कौन कौन सा एल्कोहल बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ। अगर मुझे एल्कोहलों की मदद से ईथर बनाना है तो फिर मुझे एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि एल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल चाहिए। बेटा वो एल्कोहल का मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाए? उसको ऐसे लिख लिया जाए, R सिंगल बॉन्ड OH। बिल्कुल वैसा लिखा है। आप OH उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर से रिएक्शन करने में बड़ी आसानी होगी। अब एक और चीज इस बात में ध्यान देंगे, ये ROH का R और इस ROH का R, ये वाला R ये वाला R आपस में समान भी हो सकते हैं और एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ लो कैसे डिफरेंट हो सकते हैं। यहां R की जगह पर CH3 को यूज किया जा सकता है, तो वहां R की जगह पर C2H5 का यूज किया जा सकता है। और आप चाहें तो दोनों जगह सेम फॉर्मूला भी रख सकते हैं, CH3 यहां रख सकते हैं, CH3 वहां रख सकते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको R डैश बना देता हूं। अभी सर जी R डैश क्यों बनाया? क्योंकि दोनों R की अब पहचान हो जाया करेगी। अभी R लिखा होता, हम फिर फॉर्मूले में कुछ लिखते, आप परेशान थे सर जी कौन सा R
ये वाला पहले वाला आर की लास्ट वाला, कोई सा भी आर, दोनों मायने रखते हैं, दोनों बराबर रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब पहचान हो गई ये आर वो आर डैश। बेटा एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और ईथर तब बनाते हैं जब हम H2SO4 की प्रेजेंस रखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको कुछ अमाउंट में क्या करते हैं, हीट करते हैं। जनरली डाई एथिल ईथर को बनाने के लिए 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लेकिन पता नहीं कौन सा ईथर बनाना है हमें, हर एक ईथर के लिए टेम्परेचर अलग रहेगा। रिएक्शन का तरीका जैसे H2SO4 के साथ हीट करेंगे, बेटा ये जल के मॉलिक्यूल को लेके अलग होगा। कैसे जल के मॉलिक्यूल को अलग होगा लेके, HOH को लेके अलग होगा, सबसे पहले बनाएगा H2। बेटा मैं बात करूंगा कि अभी बचता कौन है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, चेक करो, जब हम ईथर की चर्चा स्टार्ट कर रहे थे, हमने यहां इस किनारे पर, मुझे याद है मैंने लिखा था, ईथर का सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश होता है। तो ये ईथर बनकर तैयार हो गया। अब कहोगे सर जी इस रिएक्शन से फायदा हमको क्या मिला, फायदा ही फायदा मिलने लगा। देखो कैसे, अब हम इस रिएक्शन पर बेस्ड बहुत सारी रिएक्शन करवा के हम आपको दिखाएंगे आखिर ये रिएक्शन पढ़नी जरूरी क्यों रही। देखो ध्यान दो बेटा, अगर मैं R की जगह पर CH3 को यूज करूं, R की जगह पर मैंने एक कार्बन रखा तो हाइड्रोजन दुगने से एक ज्यादा 3 प्लस OH। अब मैं R डैश की वैल्यू भी बेटा यही लिखने वाला हूं, तीर के निशान के ऊपर H2SO4, इसको मैंने क्या किया, हीट किया रिएक्शन के दौरान। अब आपको समझ में आएगा इसका अच्छाई क्या थी, HOH को लेके अलग हो जाएगा इस रिएक्शन में, ये OH इस OH को लेके, सॉरी ये H उस OH को लेके अलग हो जाएगा। सबसे पहला कंपोनेंट क्या बनाएगा बेटा, मैं चेक करूंगा मेरे पास बचता क्या क्या है, CH3O CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3। देखो ये बिल्कुल उसी फॉर्मूले से मैच कर रहा है। ईथर भी है, कौन सा ईथर है इस बात को जानते हो, मिथाइल ईथर, या इसको कह सकते हैं डाई मिथाइल ईथर। अभी एक और फॉर्मूला इसी में से, इसी पर बेस्ड रिएक्शन रहेगी बेटा, C2H5OH इथेनॉल प्लस C2H5OH, या ऐसे भी ले सकते हैं OH, इसको भी हीट करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में। और जैसे बेटा H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करोगे इसको, फिर से ये H इस OH को लेके अलग हो जाएगा और सबसे पहले बनाएगा H2O। ध्यान रखने वाला है कि इस टेम्परेचर, इस समय टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, क्योंकि डाई एथिल ईथर को बनाने का प्रोसीजर ज्यादा मांगा जाता है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना आपने, ये रिएक्शन आती भी काफी ज्यादा। कैसे बनेगा, C2H5O और यहां पर C2H5O, नाम क्या रहेगा, डाई एथिल ईथर। इसी रिएक्शन को एक प्रकार से और कर सकते हैं क्या, अगर हमारे पास H2SO4 ना हो तो हम H2SO4 के स्थान पर एक और कंपोनेंट को रख सकते हैं। बाई चांस निर्जली कारक है H2SO4, लेकिन अगर बाई चांस किसी कारणवश हम H2SO4 का यूज ना कर पाए तो क्या हम एल्कोहल से ईथर नहीं बना सकते, बना सकते हैं। उसके लिए चेक करते हैं, किस सिचुएशन के लिए चेक करते हैं, जब हमारे पास क्या ना हो, H2SO4। बेटा मैं रिएक्शन लिखूंगा यहां, इसको ध्यान से देखना है। मैं फिर से 2 एल्कोहल लूंगा। पहला एल्कोहल का फॉर्मूला किस टाइप का होगा, ROH, और दूसरे एल्कोहल का फॉर्मूला भी तकरीबन इसी टाइप का होगा, R-OH। लेकिन इस बार मुझे क्या करना है, H2SO4 के स्थान पर मुझे ले लेना है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इस बार टेम्परेचर H2SO4 पर दिए गए टेम्परेचर की अपेक्षा अधिक रहेगा। तकरीबन H2SO4 पर टेम्परेचर की अमाउंट 100 से 200 तक रहती है, लेकिन जब मैं Al2O3 को यूज कर लेता हूं, अब हमें टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक देना पड़ता है, तकरीबन 250, 230, 40, 50, 70 इस टाइप से टेम्परेचर रखना पड़ता। तो मैं यहां लिख दे देता हूं, टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस से कैसा रहेगा, ज्यादा।
इन रिएक्शंस में टेम्परेचर 230 के तो ऊपर ही रहने वाला, 240, 250, 260, 270 इस टाइप का टेम्परेचर रहेगा। और रिएक्शन का तरीका फिर से सेम है, ये H उसके OH को लेके अलग हो जाएगा, सबसे पहला कंपाउंड बना डालेगा H2O। बेटा अभी मैं चेक करूंगा कि मेरे पास बचता क्या है, RO, R डैश, RO। अभी बेटा बात है कि शायद सर जी बस यही रिएक्शन, अब बेटा तो आप ये भी रिएक्शन लिख सकते हो, ये रिएक्शन लिख सकते हो, बशर्ते तीर के इन स्थान के ऊपर H2SO4 को हटाकर क्या लिखा जा सकता है, Al2, क्योंकि आप इसको हटाकर रख सकते हो, कर सकते हो, Al2O3 रख के रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, मैं नहीं करने वाला हूं। हाँ, इनमें से मैं करने क्या वाला हूं, मैं एक बात यहां लिखने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चीज। क्या इंपॉर्टेंट चीज यह यूज करनी है कि सर जी आपने अभी तक जितने भी ईथर बनाए, आपने यहां पर प्राइमरी एल्कोहल यूज किए। प्राइमरी एल्कोहल को समझते हो ना आप किसको कहते हैं? प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मूला अगर देखें तो ROH, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मूला होता है RCH, ROH, टर्सरी में एल्किल ग्रुप 3 हो जाते हैं। तो सर जी आपने सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहलों को यूज नहीं किया, आपने जब भी इनसे ईथर बनाया केवल प्राइमरी एल्कोहलों को यूज किया। तो इसमें से एक बात निकल कर आती है, सेकेंडरी टर्सरी को बेटा इसलिए यूज में नहीं लाया गया है क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल ईथर का निर्माण नहीं कर पाते हैं, या सेकेंडरी एल्कोहलों और टर्सरी एल्कोहलों द्वारा इस विधि से हम ईथर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो सर जी अगर सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल से हम ईथर बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है बेटा, उस समय एल्कीन बन जाया करता है, ईथर नहीं बनता बल्कि क्या बन जाता है, एल्कीन। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो ये वाली बात जो है वो नोट में वहां लिखनी होगी हमें। तो हम इसको क्या बताएंगे, लिखेंगे कि इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा हम केवल प्राइमरी एल्कोहलों का प्रयोग करते हुए ईथरों का निर्माण करते हैं, ईथरों का निर्माण करते हैं। द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहलों द्वारा इस विधि से ईथर नहीं बनाए जा सकते। इस विधि से ईथर नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर कोई कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि इस विधि द्वारा ईथर अगर बनाते हैं तो क्या होता है, तो हम बताएंगे कि फिर एल्कीन का निर्माण हो जाता है। क्योंकि ये अभिक्रिया पर एल्कीन देते हैं। तो बेटा इसको जल्दी से नोट करेंगे आप।